वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य हिंदी जो है शुरू कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक अध्याय 1 वर्णमाला को देखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि आगामी एग्जाम जिसमें यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में जो है हिंदी में जो है यूपीएसआई की बात की जाए लगभग 40 प्रश्न यूपीएसआई पूछे जाएंगे और 30 जो प्रश्न है ये आपके यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर आदि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग आज से डिटेल सामान्य हिंदी जो है शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक आज है आपका वर्णमाला हम लोग देखेंगे। जो लोग पहले से कहीं पढ़े हैं बुक वगैरह या कहीं से भी पढ़े हों वो लोग अपने नोट खोल कर रखे रहें और इसे जो है रिवीजन भी करते चलें। अगर कोई अलग से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जाए तो आप लोग उसमें ऐड ऑन करते चलिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसे वर्णमाला कहा जाता है। और हमारा हिंदी जो वर्णमाला लिखा गया है यह है आपके देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि आप जानते हैं कि हम लोग जितने भी वर्ण लिखते हैं हमेशा बाएं से दाएं लिखते हैं। तो हमारी जो देवनागरी लिपि में जो वर्ण लिखे गए हैं वो सभी जो है आपके बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। बात करते हैं वर्ण क्या होता है। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे कमल हमें लिखना है तो कमल में जो क वर्ण है इसमें आधा क है और प्लस आ जो है जुड़ा हुआ है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कमल का उसे जो आपका वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार से ध्वनि क्या होता है? तो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है उसे ध्वनि कहा जाता है। लिखित जो होती है वह वर्ण कहा जाता है और जो मौखिक होता है उसे उसे आपका ध्वनि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर वर्ण है क और का जो आपका वर्ण है यह व्यंजन और स्वर से युक्त जो है वर्ण बना हुआ है जिसमें का है आधा आपका फिर आ जो आपका स्वर जुड़ा हुआ है। बात करते हैं स्वर क्या है। जो स्वतंत्र रूप से जो है बोला जाए उसे स्वर कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो है 11 स्वर हैं जिनमें अ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ और औ आपका। तो टोटल जो आपका स्वरों की जो संख्या आपकी टोटल 11 है। जो स्वरों की संख्या है अगर लिखित आधार में पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी है तब आप बताएंगे टोटल 13 हो जाएगा। टोटल जो संख्या हो जाएगी आपकी 13 हो जाएगी। 13 कैसे हो जाएगी? तो इसमें जो है एक अंग और अ जो है जुड़ जाएगा जिसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ण जो है वह जुड़ जाते हैं कुल स्वरों की संख्या में। तो टोटल जो संख्या हो जाती है एक अनुस्वार जिसे इस प्रकार से हम लोग जानते हैं जो ऊपर लगा रहता है, एक आपका विसर्ग, ये दो वर्ण जो है जुड़ जाते हैं। तो टोटल जो है लिखित आधार पर कुल वर्णों की जो संख्या हो जाती है वह 13 हो जाती है। और जितने भी व्यंजन लिखे होते हैं सब में जो है स्वर जुड़े होते हैं। जैसे ख लिखा गया है तो इसमें ये आधा ख है और प्लस जो इसमें आ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर कहीं की लिखा हुआ है इसमें की आधा, इसमें जो है छोटी ई की मात्रा जुड़ी हुई है। यह जो जुड़ा हुआ वर्ड है आपका यह आपका स्वर है। तो कुल स्वरों की जो संख्या वह 13 है। अगर स्वर की संख्या वैसे पूछी जाए तो आपकी 11 है। इस प्रकार से अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। तो जो स्वरों की सहायता से वर्ण बोला जाते हैं वह आपका व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क में देखिए का आपका ये आधा लिखा हुआ है, इसमें आ जो आपका जुड़ा हुआ है तो ये आपका व्यंजन है और अ आपका स्वर है। हम लोग देखते हैं जो जिसे आप बिंदी कहते हैं वह कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। ये आपकी शिरोरेखा होती है। शिरोरेखा को ऊपर जो प्रयोग की जाती है इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। यह अगर किसी अक्षर के पहले जैसे ज लिखा हुआ है, ये का लिखा, खा लिखा, ये जो बिंदी लगी हुई है इसको नुक्ता कहा जाता है। इसी प्रकार से जो बिंदी पाई के नीचे इस प्रकार से लगी होती है इसे हम लोग उच्छिप्त कहते हैं। जैसे ड और ढ में इस प्रकार प्रयोग प्रयोग किया जाता है। और एक जो बिंदी दाएं तरफ लगी रहती है इसे हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं जिससे इस प्रकार से अंगा वगैरह लिखा जाता है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है अनुस्वार कहाँ प्रयोग होता है इस प्रकार से। और
इसे जो है जैसे क, ख, ग, ज और फ, ये सभी जो है इससे नई विकसित ध्वनि की परिभाषा दी गई है। और यह परिभाषा दी किसने है? यह शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने दी हुई है। इस प्रकार स्वर और व्यंजन हो गए। अब स्वरों का हम लोग वर्गीकरण को देखते हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण का आधार है वह आपका मात्रा के आधार पर टोटल जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका ह्रस्व, लघु या छोटा कहते हैं। दूसरा दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक कहा जाता है। तीसरा आपका प्लुत या 3 मात्रा वाला। ह्रस्व में आपका आता है छोटा, छोटी, छोटा ऊ, और री जो आपका आता है ह्रस्व स्वर में। दीर्घ या गुरु में जो आता है आपका वो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ आता है। इसमें जो है द्वि मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका प्लुत स्वर होता है जिसमें 3 मात्रा होती हैं। जैसे ओम लिखा जाता है, इस प्रकार से आपने कहीं कहीं देखा होगा। तो यह जो आपका प्लुत स्वर का जो है यह उदाहरण है। इसमें 3 मात्रा का जो है प्रयोग किया गया है इस प्रकार से। दूसरा जो आधार है वो आपका जाति के आधार पर ये 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। एक सजाती वर्ग, दूसरा आपका विजातीय वर्ग। सजाती वर्ग में देखिए जैसे बड़ा जो है छोटा और छोटा आ दोनों के योग से मिलकर बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार बड़ी जो है छोटी और बड़ी ई, छोटी मिलकर जो है आपका बड़ी ई बनती है। इसी प्रकार से छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर जो है बड़ा ऊ बनता है। तो ये आपका सजाती वर्ग है, सजाती जो है स्वर है। इसी प्रकार से विजाति में जो है अगर ए है, ए जो है आपका ई और आ से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से आय जो है आपका ए और आ से मिलकर बनकर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका अलग अलग स्वर है। इसी प्रकार से ओ जो है आपका उ और आ से मिलकर बना हो, और औ जो आपका ओ और आ से मिलकर बना है। तो यह आपका विजातीय स्वर का उदाहरण है। और इन्हीं ए, आय, ओ और औ को जो है संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन चारों वर्णों को जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो यह ए, आय, ओ और औ को जो है संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार से जीभ के आधार पर जो है स्वरों को देखा जाए तो पहला जो आपका अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है और तीसरा आपका पश्च स्वर होता है। आप लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार से जो है जीभ है इस प्रकार से बांटा गया हुआ है, कुछ इस प्रकार से जो है बांटा गया हुआ है। और इसमें अग्र स्वर के अंतर्गत ई, बड़ी, ए और ऐ आता है। मध्य स्वर के अंतर्गत जो आपका सिर्फ आ आता है। बाकी जो बचता आपका है वो आपका पश्च स्वर में जाता है। पश्च स्वर में बड़ा, फिर उ, फिर बड़ा उ, ओ और औ आते हैं। तो जीभ के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया स्वर को। पहला अग्र स्वर ई, बड़ी, ए और ऐ आता है। मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है, छोटा आ। और पश्च स्वर में बड़ा उ, बड़ा उ, ओ और औ आता है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं मुख खुलने के आधार पर जो है स्वर स्वर को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है। संवृत जो बहुत थोड़ा खुला हुआ हो, इसमें आपका छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। दूसरा आपका विवृत, इसमें आ सिर्फ आता है, बड़ा आ। इसी प्रकार से अर्ध संवृत के अंतर्गत जो है ए और ओ आते हैं, जो आधा बंद होता है। इसी प्रकार से अर्ध विवृत जो है ये आधा खुला हुआ हो, मुख आ, आय और औ आता है। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि विवृत स्वर के अंतर्गत कौन आता है, तो आप सीधे टिक लगाएंगे बड़ा आ जो है यह विवृत के अंतर्गत आता है। वर्ण को हम लोग एक प्रकार फिर से देख लेते हैं, वर्ण किस प्रकार से विभाजित किया गया है। स्वरों की जो कुल संख्या वो आपके 11 है। जो स्वर जो आपके 11 हैं, जिनमें व्यंजन 33 हैं, आयोग वह आपके 2 वर्ण हैं, संयुक्त व्यंजन जो आपके 4 हैं, उच्छित 2 वर्ण हैं और विशिष्ट 1 वर्ण जोड़ा गया है जो हाल ही में, वह आपका 1 है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा उनको हम लोग देते हैं। छत, त्राई, ज्ञा और स्रा जो आपके 4 संयुक्त वर्ण हैं। यहाँ पे परीक्षा में कई बार पूछता है यह किन वर्णों के योग से बना है, तो आधा का और सा के योग से जो है छ बना है। त्रा आपका आधा ता और रा के योग से बना है। ज्ञा जो है ये जा और इया के योग से बना है। और स्रा आपका सा और रा के योग से बना है। अगर इसको और तोड़ा जाए तो यहाँ पे एक और हलन लगा के लास्ट में आप आ स्वर जो है उसको रख सकते हैं इस प्रकार से। उच्चित वर्ण के अंतर्गत 2 आते हैं, आपका ड और ढ आता है, ये 2 वर्ण आते हैं। और कभी भी जो है इन वर्णों से कभी भी कोई शब्द जो है शुरू नहीं होता है। तो जो वाक्य शुद्धि वगैरह होती है वहां पे इस प्रकार के अक्षरों का प्रयोग होता है। तो वर्तमान में अगर और एक
हाल ही में वर्णमाला में एक वर्ण और जोड़ा गया है आपका विशिष्ट व्यंजन, जो कुछ इस प्रकार से बनता है। अभी इस प्रकार से बनाने की अभी आदत नहीं हो पाई है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो वर्तमान में जो वर्णों की संख्या हो गई है वर्णमाला में, वो टोटल जो है 53 वर्णों की संख्या हो गई है। पहले 52 थी, अब जो वर्तमान में 13 वर्णों की 53 वर्णों की संख्या हो गई हमारे वर्णमाला में। वर्णमाला में व्यंजनों को हम लोग देखते हैं, व्यंजनों को भी विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आपका स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। आप लोग जानते हैं कि क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इसे आप लोग देख पा रहे होंगे, टोटल जो संख्या है वर्णों की वह आपके 25 है। तो क ख जो है आपको क वर्ग कहा जाता है, च छ ज ये आपके च वर्ग के अंतर्गत आता है, ट ठ ड ये आपके ट वर्ग, और त थ द आपके त वर्ग, और प फ ब आपका प वर्ग में अंतर्गत आता है। आप देख पा रहे होंगे कि यह ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, टोटल जो 25 है। इसीलिए जो है इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। 5 गुणे 5 आप टोटल जो है 25 आपके स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के रूप में कहा जाता है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं अंतःस्थ वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो अंतःस्थ वर्णों के अंतर्गत टोटल जो है 4 व्यंजन आते हैं। इनमें आपका या आता है, रा आता है, ला और वा आता है। और इसका प्रयोग नीचे भी कई बार प्रयोग किया जाएगा, जिससे आपको याद करने में काफी आसानी होगी। अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं आपके 4 होते हैं व्यंजन, या, रा, ला और वा। अगला जो प्रकार होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिसमें स, श, श और हा आते हैं। तो इनकी भी संख्या आपकी 4 ही होती है। तो यह जो है ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं, श, श, श और ह। अब व्यंजनों के प्रकार को देखा जाए तो सबसे पहला जो आपका जो उच्चारण के आधार पे देखा जाए तो सबसे पहला आपका कंठ आता है। इसके अंतर्गत जो आपका क ख ग घ अंगा और बड़ा हा और विसर्ग जो आपके आते हैं, यह कंठ के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से तालव्य वर्ण के अंतर्गत च छ ज झ ई आता है, और छोटी बड़ी या और सा जो आपके तालव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है मूर्धन्य। इसके अंतर्गत ट ठ ड ढ या उच्छित वर्ण, फिर और इसके बाद आपका री, र और सा इसके मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। अगला जो वर्ण आपका आता है, जो वर्ग आता है वो आपका दंत वर्ग है। तो यह जो है त थ द ध न और इसके बाद ल और सा भी आपके दंत के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद ओष्ठ, इसके अंतर्गत प फ ब भ म और इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका जो है यह ओष्ठ प्रकार के अंतर्गत आते हैं। फिर विशेष रूप से कंठ तालव्य जो है यह ए और आय आते हैं। ये आने का कारण क्यों है? क्योंकि आ जो आपका कंठ के अंतर्गत आता है और ई आपका तालव्य के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आ कंठ के ताल अंतर्गत और ई जो आपका तालव्य के अंतर्गत, यह इसलिए जो है आय जो है यह कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है, ए और आय। इसी प्रकार से आय जो है आ और एक मिलकर बना है, तो यह भी आपका कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। फिर अगला आपका कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आता है। ओ जो आपका आ और ऊ मिलके बना है, इसे आप जो है गुण संधि में भी इस प्रकार से चीजें पढ़ेंगे। औ जो आपका ओ और आ मिलके बना है, ये से यह जो है कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है। दंतोष्ठ कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। दंतोष्ठ का जो अंतर्गत जो वर्ण आता है वो आपका व आता है। दंत और ओष्ठ का प्रयोग करके जो है वा का उच्चारण किया जाता है। नासिक के अंतर्गत जो वर्ण आता है वो पंचमाक्षर जो होते हैं, वो सभी पंचमाक्षर जो आपके नासिक के अंतर्गत आते हैं। अंगा, इया, ड़, न और मा, ये सभी जो आपके नासिक के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका अनुनासिक वर्ण कौन कौन से आते हैं? अंग और आ जो है ये आपके अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। निर्नासिक के अंतर्गत छोटा और बड़ा आता है। परीक्षा में सीधे पूछता है कभी कभी प्राकंपित या लुंठित वर्ण के अंतर्गत कौन सा शब्द कौन सा अक्षर आता है? तो ये आपका रा जो है, रा, यह इसे लुंठित के अंतर्गत विभाजित किया गया है। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो ला जो आपका पार्श्विक वर्ण है। अर्ध स्वर कितने हैं? अर्ध स्वर जो संख्या है वो टोटल जो है हिंदी में 2 है। या और वा को जो है अर्ध स्वर के अंतर्गत विभाजित किया गया है, रखा गया है। अब हम लोग कुछ और विशेष प्रकार के देख लेते हैं। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर जो है
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यह जो है दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और एक आपका आवृतमुखी या अर्धवृत्तमुखी। वृत्तमुखी जो है जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जो है ओष्ठ गोलाकार हो जाएं, वो वृत्तमुखी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। इसी प्रकार से आवृतमुखी या अर्धवृत्तमुखी जो है जिन स्वरों के उच्चारण करते वक्त जो है ओष्ठ गोलाकार ना हो, वो आवृतमुखी कहलाते हैं। इसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ आते हैं। तो ये सभी जो है आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। 8 सितंबर 2025 से यूपीपीएससी बीयू प्री 2025 के लिए कंप्लीट बैच हमारा स्टार्ट किया जा रहा है। यह जो बैच हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसमें आपको डेली क्लासेस, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, आपको हाई सिलेक्शन मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगी। पहला जो बैच हमारा यूपीएससी बीओ प्री 2025 फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस की फीस जो 4500 रुपये है। इसमें आपको एडमिशन लेने के बाद दो ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एक मेटल ग्रुप हो जिसमें सारा मेटल दिया, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। बीओ संबंधित जो भी आपको डाउट है, आप सारे डाउट आप पूछ सकते हैं। इसमें करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स के नोट्स शुरू में ही आपको दे दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट को 100 डेज वाइज जो है क्लासेस पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। क्लासेस जो कंप्लीट होने के बाद आपको जो है सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 11 फुल इन टेस्ट होंगे, जिसमें प्रत्येक में 120 प्रश्न होंगे। 11 आपका सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें हर एक में जो है 50 प्रश्न होंगे। और इसमें सिलेबस अनुसार सब्जेक्ट मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। सिलेबस में दिए गए सभी जो टॉपिक्स हैं उसके मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन की जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के रूप में जो कवर कराया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप हमारा है फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस के ग्रुप, इसकी फीस 3500 रुपये है। और इस ग्रुप में ऊपर दिए गए सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है विदाउट टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 2300 रुपये। इसमें जो है करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स नोट्स जो ग्रुप शुरू में ही एक साथ दे दें, बाकी सब्जेक्ट जो है 100 डेज वाइज क्लासेस और पीडीएफ नोट्स ग्रुप में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सारे जो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स जो है दे दिया जाएंगे। इसमें डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको मटेरियल दिया जाएगा। ऊपर में से किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लें तो आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करते हैं, इसकी फीस 850 रुपये। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगला जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 1300 रुपये। इसमें 22 टेस्ट दिए जाएंगे, इसमें 11 फुल इन टर्म्स, हर टेस्ट में जो है 120 प्रश्न होंगे, 11 आपके सेक्शन वाइज होंगे और हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न रहेंगे। अगर पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप 2100 रुपये पेमेंट करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इन बैच में से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या 3 दिए गए नंबर 8564880530 और 7523864455 969660666089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला जो परीक्षा में बार बार पूछता रहता है, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वह अल्प प्राण होता है, दूसरा आपका महाप्राण होता है। अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करते वक्त जो है श्वास वायु अल्प मात्रा में निकलती है, और यह जो है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, इसके अलावा अंतःस्थ जो वर्ण हैं जिनमें आपका या, र, ला और वा आते हैं, और साथ में जो है सभी जो जितने भी स्वर होते हैं ये सभी जो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका वर्णमाला में क, ग, अ, ङ, च, छ, इया, त, द और ना, ये सभी जो आपके जितने भी वर्ण लिखे गए हैं ये सभी अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण के जो है ये उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अगला जो विभाजन है महाप्राण, जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय श्वास वायु जो है अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। यह जो है सभी वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, साथ में जो है ऊष्म वर्ण जितने हैं ये सभी जो आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होते हैं ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका ख हुआ, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ और धा, ये सभी जो आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म आप जानते हैं श, श, श और हा जो है ये सभी जो आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। घोषा तो तंत्री के आधार पर जो है व्यंजन के प्रकार, तो वर्णों में जो है विभाजन किया गया है वह आपका अघोष। स्वर तंत्रियों के उच्चारण में जो है वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अगर कंपन नहीं होता है तो उन्हें अघोष कहा जाता है। और यह जो है
वर का पहला और दूसरा अक्षर होते हैं, साथ में जो है श श श तीनों जो सा होते हैं वो सभी आपके आघोष के अंतर्गत आते हैं। वर का जो पहला अक्षर आप जानते हैं, जैसे क वर्ग का पहला अक्षर का होता है, दूसरा अक्षर आपका खा होता है। इसी प्रकार से च वर्ग का पहला अक्षर च, दूसरा अक्षर आपका छा होता है। टा वर्ग का पहला अक्षर टा और दूसरा अक्षर आपका ठा होता है। बाकी आपका तीनों जो सा होते हैं ये सभी जो आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो विभाजन आपका सघोष या घोष, जिनके उच्चारण करने में जो है कंपन होता है जिन वर्णों के उच्चारण में, वो सभी आपके सघोष या घोष कहलाते हैं। और यह वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है, साथ में जो सभी स्वर होते हैं सभी आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा अंतःस्थ जो वर्ण है य र ल व ये सभी जो आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। और प्लस आपके जो ह वर्ण है ये आपके सघोष के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे ग घ अंगा, ज झ इया, द ध न, ये सभी आपके जो है सघोष वर्ण के जो है उदाहरण हैं। तो घोषत्व के आधार पे जो है यह वर्ण वर्णों को जो है दो भागों में बांटा गया है, अघोष और आपका सघोष वर्णों में विभाजित किया गया है। एक बार हम लोग पुनर्रिवीजन कर लेते सभी चीजों का। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आपका स्वर में, दूसरा आपका व्यंजन में किया गया है। स्वरों की जो संख्या है वह 11 है। अगर कुल स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो 13 बताएंगे। और व्यंजनों में जो स्पर्शी व्यंजन है उसकी जो कुल संख्या वो आपकी टोटल जो है 25 है। अंतःस्थ की जो कुल संख्या आपकी 4 है। अंतःस्थ में य र ल व आता है। ऊष्म जो व्यंजन है, ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या वो आपकी वह भी आपकी 4 है। और इसमें जो है तीनों सा और हा आते हैं। और द्विगुण के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, इसमें ड और ढा आता है। वर्णमाला में जो स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं। ह्रस्व के अंतर्गत छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत आपका बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ और औ आते हैं। इसी प्रकार से जो है हिंदी वर्णमाला में जो है आयोगवाह दो वर्ण है, एक आपका अन है, एक आपका अह है। ये दोनों जो आपके आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वह आपका 3 है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में छोटी, बड़ी ए और आय आता है, मध्य भाग में आ आता है और पश्च भाग में आपका बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। मुखाकृत के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वह 4 प्रकार का है। समृद्ध स्वर, जिसके अंतर्गत छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आता है। अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत ए और ओ आता है। विवृत के अंतर्गत अकेले बड़ा आ आता है। और अर्ध विवृत के अंतर्गत आ, आय और ओ आता है। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है यह भी आपका 2 प्रकार का किया गया है, एक आपका वृत्तमुखी, दूसरा आपका आवृतमुखी। वृत्तमुखी के अंतर्गत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ जो है गोलाकार हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। यह आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। इसी प्रकार से आवृतमुखी के अंतर्गत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो है ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं वे आवृतमुखी कहलाते हैं। इनमें 6 वर्ण आते हैं, इनमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और आ आते हैं। इस प्रकार से तो इस प्रकार जो है आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।